हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। शाम का टाइम है, चाय पी रही हूँ और चाय पे मैं आपको क्या बोलूँ, ये वन ऑफ माय बैड हैबिट्स है। मुझसे इतने लोग परेशान हैं इस हैबिट से, क्योंकि हम इंडियंस तो चाय के बगैर वैसे रह नहीं सकते हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? कि मेरी चाय की क्वांटिटी इतनी है। हालांकि मैं बहुत प्राउडली बोलती हूँ कि आई एम अ टी टोटलर, यू नो। लेकिन टी टोटलर का मतलब इतना है कि मैं इतनी चाय पी लेती हूँ। सुबह बेड टी में चाय चाहिए, देन मुझे ब्रेकफास्ट के बाद चाय चाहिए, देन मुझे दिन में थोड़ा एनर्जेटिक फील करना है तब चाय चाहिए, फिर मुझे शाम को चाय चाहिए, फिर मुझे रात को भी चाय चाहिए। तो मुझे इतनी चाय चाहिए कि मेरे घर में भी सब दुखी हो रखे हैं, परेशान हो रखे हैं। हालांकि मैंने लॉकडाउन के बाद अपनी इस हैबिट को सुधारा भी और मिनिमाइज भी किया। क्योंकि ऑब्वियसली यार ज़्यादा चाय पीने से ना फिर हेल्थ इश्यूज़ भी आ सकते हैं, एंड आई टोटली एग्री विद दैट। हालांकि आप अगर गूगल करके देखेंगे ना, आपको चाय के नुकसान नहीं मिलेंगे, बट फिर भी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। और फिर ये तो चाय है, चाय के पता नहीं क्या बैड इफ़ेक्ट्स आ जाए, कल को मुझे हेल्थ इश्यूज़ आ जाए। जैसे कि मैं एक इससे रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ से गुजर भी चुकी हूँ। मुझे रात को ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, मुझे नींद ही नहीं आती थी, एंड आई यूज़ टू टेक करवट एंड इधर उधर अलता पलती। तो देन आई सर्च्ड इट आउट कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, बिकॉज माई माइंड इज़ थिंकिंग नथिंग, एंड इवन दो देयर आफ्टर ऑल्सो मेरे को नींद ही नहीं आ रही है। तब बाद में पता लगा कि दिस क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ इंसोम्निया। इंसोम्निया यानी जिनको नींद की प्रॉब्लम होती है, जिनको बहुत देर तक नींद आती ही नहीं, और अगर आ भी जाए और सुबह वो उठे तो दे वोंट फील देमसेल्फ फ्रेश। तो ये प्रॉब्लम भी एक चाय और कॉफ़ी से, कॉफ़ी को लेने से, रात को अगर आप सोने से 4 घंटा पहले आप लेते हैं तो ये प्रॉब्लम भी होती है। सो देयर आफ्टर मैंने फिर इस चाय की हैबिट को थोड़ा इम्प्रूव किया, और अब ये थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन इतनी भी कम नहीं हुई, यू नो, इट्स माई वीक पॉइंट। कांट लिव विदाउट इट। हालांकि मेरी अब चाय फिनिश हो चुकी है, एंड हाँ, चाय पे चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो चाय पे चर्चा जो है, अगर आपको याद हो, मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बोला था आई बटन ऊपर है, मैं दे दूँगी। चाय पे चर्चा हम ज़रूर करेंगे और एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तो आज जो मेरा नया टॉपिक है वो है कि आर लिव इन रिलेशनशिप्स बेटर देन मैरिजेस। क्योंकि एज यू नो, आई ऑलवेज टॉक अबाउट सम ट्रेंडी थिंग्स विच आर गोइंग इन ट्रेंड। तो ट्रेंड में ये भी है, जैसे लास्ट मेरा वीडियो था वो वेब सीरीज़ पे था कि वेब सीरीज़ अब ट्रेंडी हैं, तो उसी तरीके से लिव इन रिलेशनशिप्स भी बहुत ट्रेंडी हैं। अब देखा जाए तो लिव इन रिलेशनशिप्स पहले भी ट्रेंड में थे, अब भी चलन में हैं, पर ऐसा क्यों है कि अब ज़्यादा चलन में है। हम जैसा देखते हैं कि हमारे सराउंडिंग में कई लोग, खासतौर पे यंगस्टर्स, तो लिव इन में रह ही रहे हैं। अब मेरे हिसाब से या तो लोग प्रैक्टिकल ज़्यादा हो गए हैं या डर ज़्यादा गए हैं, क्योंकि जिस तरह से आज के टाइम में मैरिजेस डिज़ोल्व हो रही हैं बहुत डिज़ास्ट्रस कंडीशन से, शायद लोगों को लगता है कि लिव इन उस सिचुएशन में बेस्ट है। बट इसके कुछ प्रॉस भी हैं, इसके कुछ कंसिक्वेंसेस भी हैं, और इससे रिलेटेड कुछ लॉज भी हैं जो आज हम बात करेंगे। सो बिफोर आई प्रोसीड विद एवरीथिंग, आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। क्योंकि क्या है ना, आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा, और अगर मैं मोटिवेशन अरे कहना क्या चाहते हो? अगर मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा तो मैं हर बार एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आती रहूँगी। सो जस्ट इन ऑर्डर टू कीप मी मोटिवेटेड, प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, और एंड में जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पहले हम ये समझ लेते हैं लिव इन रिलेशनशिप होते क्या हैं। लिव इन रिलेशनशिप का मतलब होता है दो एडल्ट्स का हु हैव अटेन्ड द एज ऑफ 18, यानी 18+ हो चुके हैं, ऑपोजिट जेंडर्स हैं, और वो दोनों एक छत के नीचे रहते हैं बिना शादी किए। तो ऐसे रिलेशनशिप्स को लिव इन कहते हैं। और अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पर्सनली पूछेंगे तो मुझे ये कंसेप्ट बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस थिंग कि प्रोबेबली इसमें हो सकता है बहुत सारे कंसिक्वेंसेस भी हों जो मैं आगे आपसे शेयर करूँगी, लॉज हों, बट फिर भी पता है क्या है कि
शादी सीधा करना इज़ समवेयर वेरी रिस्की, और ये लोगों ने इस चीज़ को सफ़र भी किया है, भुगता भी बहुत है, बिकॉज़ यू डोंट नो कि जो अदर पार्टी है जिससे आप शादी करना जा रहे हैं, सारी ज़िंदगी आप उसके साथ रहने वाले हैं, वो कैसा होगा, उसके साथ आपका बिहेवियर कैसा रहेगा, केमिस्ट्री कैसी रहेगी, कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी, कुछ अच्छा जाएगा या बुरा जाएगा। तभी लोग अक्सर, आपने सुना है, कहते हैं कि शादी तो एक जुआ है, क्योंकि ये है ही गैम्बल। यू नेवर नो कि आगे जाकर आपके साथ क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा। ज़्यादातर तो लोग अपने साथ अच्छा ही सोचते हैं कि अच्छा ही होगा, बट यू नेवर नो। लेकिन सब्सिक्वेंटली अगर हम इसके ऑपोजिट में लिव इन को देखें, तो लिव इन में क्या है कि कुछ चीज़ें टेस्ट एंड ट्राई हो जाती हैं। आपको एक साथ रह के एक छत के नीचे पता लग जाता है कि आपकी केमिस्ट्री कितनी बनती है, कंपैटिबिलिटी कितनी फिट बैठती है, बिहेवियर्स क्या हैं, हैबिट्स क्या हैं। क्योंकि इसमें क्या है, लिव इन में ना, देखिए लोग ना प्रिटेंड करते हैं। जब वो आपसे ओकेजनली मिलते हैं ना, तो वो अच्छा ही प्रिटेंड करते हैं, अपने आप को एक अच्छा ही पोर्ट्रे करते हैं। बट 24/7 अगर कोई आपके साथ रहता है तो कितना प्रिटेंड करेगा वो? कहीं ना कहीं उसकी जो असलियत है, उसके जो हैबिट्स हैं, मे बी चाहे बैड हों चाहे गुड हों, चाहे उसके बिहेवियर अच्छे बुरे हों, वो सब आपके सामने आ ही जाएंगे, खुल ही जाएंगे। तो आपके माइंड में एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि वेदर आई शुड परस्यू विद दिस रिलेशनशिप टू द मैरिज एक्सटेंट और नॉट। सो ये कंपैटिबिलिटी जो इश्यूज़ होती है ना, ये लिव इन में क्लियर हो जाती है। लेकिन अब इसके कुछ प्रॉज भी हैं, कुछ कॉन्स भी हैं, तो वन बाय वन मैं प्रॉज लूँगी और साथ साथ कॉन्सिक्वेंसेस पे भी हम बात करेंगे, और फिर टोटलिटी में एट द एंड हम इसके ऊपर बेस्ड लॉज के बारे में बात करेंगे जो हमारे इंडिया में सस्टेन करते हैं। अब वैसे देखा जाए तो इस पर कोई स्पेसिफिक लॉ तो है नहीं, बट ठीक है, हम इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले हम प्रॉज के बारे में बात करते हैं। तो प्रॉज नंबर 1 इज़ लेसर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब क्या होता है कि जब आपकी शादी हो जाती है, आप लीगली बाउंड हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, तो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जो लेवल है बहुत हाई हो जाता है। यानी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के नाम पे सोशल है, मॉरल है, फाइनेंशियल है, फिज़िकल है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर पड़ जाती है। यहाँ तक कि सोशल में अगर आप कह लें तो एक दूसरे के रिलेटिव्स हो गए, या सर्टन काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप उससे घिर जाते हैं। वेयर एज लिव इन में आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं लेकिन कम होती हैं, क्योंकि आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे आप एक फ्रेंडली रह रहे हैं, बट एक मैरिज के कस्टम में नहीं है। कहने का मतलब अगर मैं इसको डिटेल में बोलूँ तो मैरिज में आपके पास सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं विच यू आर बाउंड टू फुलफिल, बट लिव इन में आपके पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चॉइस ही होती हैं। मतलब अगर आपकी चॉइस है तो आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अदा कीजिए, वरना देयर इज़ नो बाउंडेशन ऑन यू। सो कंपैरेटिवली लिव इन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम होती हैं और मैरिज में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि मेरी एक फैमिली बन गई और मेरे को इस फैमिली को फीड करना है, मेरे को इस फैमिली को चलाना है। चाहे वो फीमेल पार्ट से ही बात सोची जाए, चाहे वो मेल पार्ट से ही बात सोची जाए, बट वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको अदा ही करनी है, एंड देयर इज़ नो एस्केप रूम। बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी शेयर होती हैं। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर आप नहीं भी कंप्लीटली फुलफिल करते हैं, सो इट्स कंप्लीटली ओके विद यू। पॉइंट नंबर 2, लो लीगल हैसल्स। लो लीगल हैसल से मतलब ये है कि लिव इन रिलेशनशिप में लीगल रेमेडीज़ ना के बराबर होती है, क्योंकि उसमें आप दोनों पार्टीज़ जो हैं वो कंसेंट से रह रही हैं। कस्टमरी कुछ है नहीं उनके बीच में, तो अगर उनको सेपरेशन भी करना होता है या ब्रेकअप करना होता है तो वहाँ पे लीगल रिकोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इजीली ब्रेकअप कर सकते हैं विद म्यूचुअल कंसेंट। वेयर एज मैरिजेज़ में ऐसा नहीं है। मैरिजेज़ में शुरुआत से ही कस्टमरी चीज़ें फॉलो होती हैं, और उसके बाद अगर उसको एंड करना होता है, यानी मैरिज को डिसॉल्व करना होता है, तो आपको फॉर्मली लीगल तरीके से कोर्ट जाना होता है। कोर्ट में पिटीशन फाइल कीजिए, उसके बाद ही आपका डिवोर्स हो सकता है। अगर तो आप म्यूचुअल कंसेंट से कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, टाइम से भी हो जाएगा, क्विकर हो जाएगा, और आपका ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा और इजी वे में हो जाएगा। बट अगर ईदर ऑफ द स्पाउस डिवोर्स देने से मना कर दे तो ऐसी कंडीशन में केस बहुत लंबा चलता है। मतलब आप ये सोचिए कि कितना टाइम वेस्ट होता है, कितना खर्चा होता है, और ड्यूरिंग दैट पीरियड जो ट्रॉमेटिक इश्यूज़ आते हैं, मतलब ऐसे इंसान का जिसका घर टूट रहा हो, जिसका तलाक हो रहा हो, ऑब्वियसली उसका माइंड, उसका इमोशंस
उसके इमोशंस पे चोट होती है, फाइनेंशियल वैल्यूज़ पे चोट होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फैमिली ब्रेकअप हो जाती हैं क्योंकि कहते हैं कि शादी में दो लोगों का संबंध नहीं होता, उनका बंधन नहीं होता, बल्कि परिवारों का बंधन होता है। तो परिवार टूट जाते हैं, बहुत सारे और भी इश्यूज़ होते हैं जो मॉरली और इमोशनली जुड़ते हैं। तो शादी का टूटना इज़ समथिंग वेरी डिज़ास्ट्रस थिंग। तो वहाँ पे लीगल फ्लॉज बहुत है, बट लिव इन में लीगल फ्लॉज है ही नहीं, मतलब एक तरह से ना के बराबर है। वहाँ पे लीगल फ्लॉज इतने अभी तक है नहीं क्योंकि कोई स्पेसिफिक लॉ अभी तक लिव इन पे बना ही नहीं है। वेयर एज शादी पे हिंदू मैरिज एक्ट है हमारे पास, तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर जो भी प्रोविजंस हैं वो सब लागू होते हैं मैरिजेस के ऊपर। तो कहीं ना कहीं लीगल फ्लॉज मैरिजेस के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, लिव इन के साथ नहीं जुड़े हुए। तो कहने का मतलब ये है कि लिव इन में इफ़ यू वांट टू ब्रेक अप विद योर पार्टनर इट इज़ ईजिली टू बी डन, बट अगर आपको यही चीज़ शादी में करनी है तो आपको एक बहुत बड़ी रेमेडी से गुजरना पड़ता है, बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है। फाइनेंशियली ब्रेकअप होता है, इमोशनल ब्रेकअप होता है, सोशल ब्रेकअप होता है, मॉरल ब्रेकअप होता है और ना जाने क्या क्या ब्रेकअप होता है। तीसरी चीज़ जो लिव इन में अच्छी होती है वो होती है फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम से मतलब ये है कि सामने वाली पार्टी आपको इंटेरोगेट नहीं करती है, मतलब आपकी पॉकेट में कितना पैसा है वो आपसे इंटेरोगेट नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे कोई कस्टमरी ऑब्लिगेशन नहीं होता। बट वेयर एज शादी में एक एक पैसे का, एक एक पाई का हिसाब आपको देना पड़ता है और जिस दिन नहीं दिया उस दिन तो बैंड बज गई। मतलब आपने कितना खर्चा किया, कहाँ किया, कितना कमा रहे हो, अपने पैसों के साथ क्या कर रहे हो, दैट इज़ नॉट दी सब्जेक्ट इंटेरोगेटरी मैटर इन दी लिव इन रिलेशनशिप्स, वेयर एज इट इज़ इन द मैरिज, बिकॉज वहाँ पे तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वहाँ पे इट इज़ योर फैमिली और वहाँ पे आपको कोई चीज़ हाइड अप नहीं कर सकते, आपको हर चीज़ डिस्क्लोज़ करनी है। तो एक्सपेंसेस भी आपके डिस्क्लोज़ हो जाते हैं, आपके अपनी पॉकेट में कितना पैसा है उसकी इंटेरोगेशन अच्छे से हो जाती है। तो इसीलिए फाइनेंशियल फ्रीडम लिव इन में ज़्यादा है, मैरिजेस में नहीं। फोर्थ पॉइंट जो लिव इन रिलेशनशिप में अच्छा है वो है टेस्ट फॉर मैरिज। मैरिज में हमें नहीं पता होता कि सामने वाला जिसके साथ अब हमारी ज़िंदगी चलने वाली है, जिसके साथ हमने ज़िंदगी बितानी है, उसका नेचर कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी हैबिट्स कैसी हैं, वो कितना अर्न करता है, उसके अंदर क्वालिटीज़ क्या हैं, डिसक्वालिटीज़ क्या हैं। अगर हम फीमेल पार्ट पे देखें तो क्या उसके अंदर घर को जोड़ने की क्वालिटीज़ हैं, नहीं हैं, और भी जो फीमेल पार्ट पे लड़के वाले क्वालिटीज़ ढूंढते हैं वो सारी चीज़ें। तो मैरिजेस में क्या होता है, दे ऑल आर ऑन हाई रिस्क, यानी हमें पता ही नहीं होता कि जिसके साथ हम अपनी लाइफ स्पेंड करने वाले हैं उसके साथ हमारा सब कुछ कैसे जाने वाला है। और अगर मैं इसको ओपनली बोलूँ तो सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी भी हमें नहीं पता होता कि सेक्सुअली भी वो बंदा सही है, फिज़िकली फिट है कि नहीं है। तो ये चीज़ लिव इन में भी आप टेस्ट कर सकते हैं। जब आप लिव इन में कुछ सालों तक रहते हैं एक दूसरे के साथ तो आपको पता लग जाता है उस बंदे का कि नेचर कैसा है, बिहेवियर कैसा है, वो आपके साथ कैसे डील कर रहा है, उसकी केमिस्ट्री आपसे बनती है नहीं बनती है, वो आपको अंडरस्टैंड करता है नहीं करता, सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी आपके साथ सही है नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लिव इन में रह करके टेस्ट एंड ट्राई हो जाती हैं। बट मैरिज में ऐसा नहीं है। मैरिज में तो ऐसा है कि ये रहा कुआं, कूद जाओ, बच गए तो बच गए, डूब गए तो डूब गए। फिफ्थ पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, दैट इज़ म्यूचुअल रिस्पेक्ट। होता क्या है, लिव इन रिलेशनशिप्स में ना आप क्योंकि एक कस्टमरी रिलेशनशिप में नहीं बंधे तो दूसरे का आपके रिलेशनशिप से बाहर जाने का रास्ता यानी क्विट करने का रास्ता खुला रहता है। तो इस वजह से क्या होता है कि आप अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी बातें मानते हैं ताकि वो आपके रिलेशनशिप से बाहर ना जाए, क्योंकि वो बहुत इजीली जा सकती है। वेयर एज शादी में म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं होती है या ना के बराबर होती है, क्योंकि क्या होता है ना, वहाँ पे आपको पता है कि यार अब शादी तो हो गई, अब कहाँ जाना है भाग करके। तो उस चक्कर में क्या होता है, दोनों एक दूसरे को
टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। वहाँ पे किसी ने हस्बैंड ने कुछ कह दिया या वाइफ ने कुछ कह दिया, एवरीथिंग इज़ टेकन फॉर ग्रांटेड। पता है कहाँ जाओगे भाग के, भैया घूम के तो घर ही आना है। वैसे तो और भी बहुत सारे इसके एडवांटेजेस हैं लिव इन रिलेशनशिप के, और शादी के भी एडवांटेजेस हैं। मैं ये नहीं कह रही शादी के अपने एडवांटेजेस नहीं होते, प्लीज़ आप लोग ऐसे मत सोचिएगा कि मैं शादी के खिलाफ हूँ। अभी भी शादियाँ हो रही हैं और शादियाँ बहुत अच्छे से कई लोग की चल भी रही हैं, बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन जो आजकल धीरे धीरे ट्रेंड में आ रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट ओनली। सो जिस तरह से लिव इन रिलेशनशिप के मैंने आपको फ़ायदे बताए और शादी के थोड़े से नुकसान बताए, लेकिन यहाँ पे अब हम कंसिक्वेंसेस के बारे में बात करेंगे। लिव इन रिलेशनशिप के कंसिक्वेंसेस भी होते हैं, और अगर हम कंसिक्वेंसेस की बात करें तो सबसे बड़ा मेजर कंसिक्वेंस या ड्रॉबैक इस रिलेशनशिप का ये होता है कि सोसाइटी, मतलब सो कॉल्ड हमारी इंडियन सोसाइटी इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करती है, बहुत ही गलत तरीके से देखती है। और अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो पहले मिल जाएगा कि आप कैरेक्टरलेस हो। सोशल एक्लेम्ड की जहाँ तक बात है, सोशल रिकॉग्निशन की बात है, वो लिव इन रिलेशनशिप में नहीं मिलता, वेयर एज मैरिजेस में दैट इज़ डेफिनेटली देयर। दूसरा जो इसमें ड्रॉबैक है वो है ईजी वे आउट, यानी पार्टनर्स के लिए बहुत ईजी हो जाता है इस रिलेशन से जंप आउट करना, क्विट करना, क्योंकि आपके ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशंस तो है नहीं, आपने शादी तो करी नहीं, शादी के बंधन में बंधे नहीं, सो यू कैन क्विट दिस रिलेशन एनी टाइम। सो काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी होती है। जैसे मैंने पहले बताया कि इनसिक्योरिटी की वजह से आप एक दूसरे को खुश करने में भी लगे रहते हैं, एक दूसरे की बात भी मानते हैं, तो वो इनसिक्योरिटी सेंस इसमें होता है। इसी के साथ साथ क्योंकि इस रिलेशनशिप में आप कोई कमिटमेंट नहीं करते, देयर इज़ नो कमिटमेंट इन दिस रिलेशनशिप अपार्ट फ्रॉम दैट कि दो लोग साथ रहेंगे, बिहेव बिल्कुल हस्बैंड वाइफ जैसा करेंगे, एक दूसरे की कंपैटिबिलिटी केमिस्ट्री चेक करेंगे, बट कमिटमेंट की यहाँ पे कमी होती है। मैरिज का कोई कमिटमेंट नहीं होता, मैरिज कब करेंगे कब नहीं करेंगे ऐसा कोई प्लान नहीं होता, कोई सर्टेन चीज़ें नहीं होती हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पे एक मैरिज को लेकर के रिस्पेक्ट भी नहीं होती है। इसके आगे जो नेक्स्ट ड्रॉबैक है वो है कि इन सब चीज़ों के चलते हुए सफ़र कौन करता है सबसे ज़्यादा, वो होती है विमेन या ऐसे रिलेशनशिप में हुए बच्चे। तो बच्चे भी सफ़र करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली इसके साथ आप समझ सकते हैं कि सोशल ऑब्लिगेशंस भी बहुत जुड़े होते हैं, परिवार नहीं है, कुछ नहीं, और अगर उसके बाद फिर पेरेंट्स भी साथ ना हो या पेरेंट्स भी सेपरेट हो जाएं तो ऐसे बच्चे के ऊपर आगे जाकर फ्यूचर में क्या क्या कंसिक्वेंस आ सकते हैं, तो वो भी इसके साथ जुड़े हुए होते हैं। और विमेन इस चीज़ में बहुत सफ़र करती हैं क्योंकि इमोशनली वो ज़्यादा बच्चे से अटैच होती है, वहाँ पे उस बच्चे को पैदा करना, फिर उसकी परवरिश करना, पालन पोषण करना, दैट इज़ समथिंग वेरी डिफ़िकल्ट एंड हार्ड टू डाइजेस्ट इन आवर क्रूशल सोसाइटी। जवाब देना सबको भारी हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें इसके साथ कंसिक्वेंसेस भी जुड़ी हुई हैं। तो ये मैंने आपको बताया प्रॉज एंड कॉन्स एंड द डिफरेंस बिटवीन द लिव इन रिलेशनशिप एंड द मैरिजेस। नाउ आई कम टू द पॉइंट ऑन लॉ। अब इस लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर क्या लॉज है हमारे इंडिया में? इंडिया में अभी तक कोई भी स्पेसिफिक लॉ नहीं है। कोर्ट्स ने लिव इन रिलेशनशिप को अभी तक वैलिड कह रखा है कि ये वैलिड है, आप लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द कोर्ट्स एंड लॉ ऑफ आवर कंट्री एवरी पर्सन हु सो एवर अटेन्स द एज ऑफ मैच्योरिटी, यानी वो 18+ है, उसको अपनी लाइफ विद लिबर्टी रहने का पूरा राइट है। तो हमारी कोर्ट का ये कहना है कि इवन आपने देखा होगा, आप तो पीछे बहुत सारी इस पे लैंडमार्क जजमेंट्स भी आई हैं कि अगर कोई गे है, कोई लड़का है और वो लड़के के साथ रहना चाहता है एज अ लिव इन पार्टनर तो वो रह सकता है। अगर कोई लड़की है वो लड़की के साथ रहना चाहती है या शादी करना चाहती है तो वो लोग भी कर सकते हैं। इट इज़ नॉट इनवैलिड टिल डेट। जैसे हमारे पास शादी से रिलेटेड हिंदू मैरिज एक्ट है, लेकिन हमारे पास उसी तरह से पैरेलली लिव इन को लेकर के कोई एक्ट अभी तक तैयार नहीं हुआ है, कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं बना है, कोर्ट्स अभी तक इनको वैलिड ही कह रही है। सो एनीबडी कैन लिव विद अ लिव इन पार्टनर, रह सकता है, लीगली कोई बाउंडेशंस नहीं है। जबकि अभी पीछे हाल ही में कुछ जजमेंट्स मैंने भी गो थ्रू करी थी और मुझे सुनने में आई थी कि ऐसी जजमेंट्स भी आई हैं कि अगर लिव इन रिलेशनशिप से बच्चे होते हैं तो वो बच्चे लेजिटिमेट करार दिए जाएंगे। और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट का एक दूसरा एक्ट भी है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, तो उस एक्ट के अंदर भी ऐसे कुछ प्रोविजंस है विच आर कनेक्टेड विद लिव इन रिलेशनशिप। और आप मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हो, आप एलिमनी क्लेम कर सकते हो, मतलब थोड़े पार्ट्स हैं उसके, बट प्रैक्टिकली वो अभी तक इतने फोर्सफुल एप्लीकेबल नहीं है। मतलब हमारे इंडिया में भी अब ये कल्चर आ चुका है कि आप अपने स्वतः वॉलेंटरली आप
किसी के साथ भी रह सकते हैं, लिव इन पार्टनर मे बी ऑफ योर सेम जेंडर, ऑफ योर ऑपोजिट जेंडर, वो हो सकता है। तो ये आपको पूरी लिबर्टी कोर्स देती हैं। हालांकि क्या है कि लॉज भी कई बार आपस में इंटरकनेक्ट हो जाते हैं, क्लैश हो जाते हैं, जजमेंट्स क्लैश हो जाती हैं, जिसके ऊपर मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी। बट फिलहाल एज इफ नाउ देयर इज़ नो स्पेसिफिक लॉ, एनीबडी कैन लिव with any person in live-in relationship। So all and all, अब बात ये आती है कि आप क्या समझते हैं कि लिव-इन रिलेशनशिप आर बेटर और मैरिजेस आर बेटर। आज के टाइम को देखते हुए मैरिजेस ज़्यादा सेफ़ हैं, लिव-इन रिलेशनशिप ज़्यादा सेफ़ हैं। इस पे आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और जैसा मैंने कहा, प्लीज़ जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आऊँ। Till then, meet you soon with some good topic. Bye bye.